हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 3 सितंबर और है सैटरडे। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम इस पूरे न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे सिलेबस से मैच खाते हैं और कौन कौन से आर्टिकल हमारे सिलेबस से लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग नेक्स्ट वीक, यानी कि इंडिया क्या करेगा, नेक्स्ट वीक क्वाड की सीनियर मीटिंग होस्ट करेगा। ये जो मीटिंग होगी ये एससीओ की समिट जो रशिया और चाइना के साथ इंडिया की होगी, ये उसके साथ साथ ये मीटिंग होगी। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो क्वाड और एक एससीओ की मीटिंग, क्योंकि यूपीएससी में एजेंसीज बॉडीज जो बनाई गई हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो देख लेते हैं क्वाड क्या है। क्वाड एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हम बोल सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के बीच का। इसके अंदर हमारा महान भारत भी आता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस आपको याद रखना है, ये चार कंट्रीज का क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। दैट इज मेंटेन बाय द टॉक्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज, यानी कि इससे क्या होती है, सिक्योरिटी मेंटेन होती है इन सारी कंट्रीज की। द डायलॉग वाज इनिशिएटेड, इस डायलॉग को 2007 में बनाया गया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के द्वारा, जिनकी अभी क्या हुई है, कुछ ही दिन पहले मौत हुई है। विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड के साथ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ एंड यूएस प्रेसिडेंट डिक चैनी के साथ। डायलॉग वाज पैरेलल्ड बाय द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल टाइटल एक्सरसाइज मालाबार, यानी कि इसमें क्या होती हैं इन चारों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको क्या बोल देते हैं, एक्सरसाइज मालाबार बोल देते हैं। द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री अरेंजमेंट वाज वाइडली व्यूड एज एन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज चाइनीज इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर। इस जो डायलॉग है, ये जो क्वाड की मीटिंग हो रही है, इसमें सिर्फ ये डिस्कस होता है कि किस तरीके से हम चाइनाज की पावर, किस तरीके से हम उसकी मिलिट्री पावर को ओवरकम कर सकें। क्योंकि वो गाइस क्या कर रहा है, इंडियन ओशियन में उसका कब्जा कब्जा देखने को मिल जाएगा आपका, वो अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। जैसे हम बात करें, उसने क्या करा है, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यांमार में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। श्रीलंका में तो यहाँ तक उसने हम्बनतोता पोर्ट 99 ईयर्स लीज पर भी ले रखा है। तो उसका ज़्यादा उस पर डिक्टेटरशिप ना आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने डायलॉग बनाए बहुत ज़्यादा, क्वाड मीटिंग्स बनाई हैं, जिससे क्या हो सके, हमने एजेंसी बनाई है बड़ी बड़ी अदर्स कंट्रीज के साथ मिलके, जिससे हमारे कोऑपरेशन अच्छे हो सके और हम एक साथ उससे मिलकर लड़ सकें। एंड द चाइनीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द कोऑर्डिनेटेड डायलॉग बाय इशूइंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट टू इट्स मेंबर, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट इसका क्या करती है, इसका प्रोटेस्ट करती है। कॉलिंग इट एज, इसको हम नाटो बोलते हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब डिनाइज चाइनीज एलिगेशन को डिनाई करते हैं और क्लेम करते हैं क्या है, इंडिया कभी भी नाटो मेंटली नहीं होगा। The Quad sees following the withdrawal on Australia during Kevin Rudd's tenure as प्राइम मिनिस्टर। अब हमने ये सब तो समझ लिया क्वाड के बारे में, अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में क्वाड क्या होता है, क्वाड का एब्रीविएशन आपने समझ लिया, क्वाड यानी कि इसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोल सकते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2007 में फर्स्ट टाइम, 2008 में ये फोर्स में आया था। टाइप ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। अब दो तरह की फोरम होती हैं, एक गवर्नमेंटल फोरम और एक इंटर गवर्नमेंटल, एक तो ग्लोबली होती है, एक होती है इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम वो फोरम होती हैं जिनके यहाँ जहाँ पर भी वो मीटिंग होती है तो वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट जाकर डिस्कस करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम उसको बोलते हैं। रीजन क्या है, इंडो पैसिफिक को बचाने के लिए क्या करा जाए, ये देख सकते हैं आप, ये कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। ये इंडियन पैसिफिक जो है उसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या चल रही है, बात चल रही है कि किस तरीके से इंडियन पैसिफिक हमारा क्या हो जाए, बच जाए। ये देख सकते हैं आप, ये इंडियन पैसिफिक आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको यूएस और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें ओवरकम करने को मिल जाएगा, उसके बीच में आपको इंडियन ओशियन देखने को मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं मेंबर्स के कौन कौन, जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस। क्वाड प्लस एडिशनल मेंबर्स कौन से हैं इसके अंदर, और एडिशनल मेंबर न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमने क्वाड के बारे में पूरा समझ लिया। अब देख लेते हैं एससीओ क्या है, क्योंकि उस आर्टिकल में एससीओ भी था। अब एससीओ हमने कल भी डिस्कस किया था, कल के न्यूज़पेपर में भी, लेकिन आज भी देख लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जियोग्राफिकल स्कोप और इसमें पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूरेशिया को कवर करती है
और 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करती है एंड मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इससे कवर होती है। जब एससीओ बना था तो उसमें क्या थे, 5 मेंबर थे, 1996 में बना था। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, यानी कि सेंट्रल एशिया के आपको सारे मेंबर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। 15 जून 2001 में लीडर ऑफ दिस नेशन एंड उज्बेकिस्तान मीट इन संघाई में मिले थे, जिन्होंने अनाउंस किया था एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एससीओ बोलते हैं। 7 जुलाई 2002 में फोर्स में आया था। इट मेंबरशिप हैज सिंस एक्सपेंडेड टू 8 स्टेट विद इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइनिंग ऑन 9 जून 2017 में, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अब देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिल जाएगा। इसके मेंबर आपको चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जर्वर्स जो हैं इसके, वो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया देखने को मिल जाएंगे। डायलॉग पार्टनर कौन कौन से इसके, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। गेस्ट अटेंडेंस जो इसकी, वो कौन अटेंड करते हैं गेस्ट इसको, एशियन कंट्रीज, सिस कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, यूएन। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी आपको चाइनीज, रशियन देखने को मिल जाएगी। अब हमने सब क्वाड समझ लिया, एससीओ समझ लिया, ये हमारे क्या था, ये हमारे सिलेबस के लिए इसमें आर्टिकल में इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। ये आर्टिकल बहुत कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस में भी, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्टिकल हमारा, विक्रांत इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन सेल्फ रिलायंट इंडिया, मोदी ने कहा है। तो विक्रांत अभी क्या हुआ है, दो हम पर एयरक्राफ्ट है, एक तो विक्रांत और एक विक्रमादित्य है। तो अभी नेवी को क्या करा है, मोदी ने क्या किया, विक्रांत दिया है। कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, जो हमने अपनी कंट्री में बनाया है। कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो अभी नेवी को दिया गया है। इसके बारे में यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। द शिप इज चेस्टेंड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत विच प्लेड इन विटल रोल इन 1971 में जो वॉर हुआ था उसमें इसने विटल रोल प्ले किया था 2013 to 2017 में। द नेवी हैड फाइल्ड 2 एयरक्राफ्ट है नेवी पे इस टाइम पर। अर्सवाइल विक्रांत एक्वायर्ड फ्रॉम द यूके, जो विक्रांत यूके से लिया गया है। एंड आईएनएस विक्रमादित्य, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, विक्रमादित्य और विक्रांत, यानी कि दो ही हमारे पास क्या है, विराट भी है, विक्रमादित्य भी और विक्रांत भी है। ये हम पे 3 ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है, एयरक्राफ्ट है, ये भी दिए गए हैं। आईएनएस विक्रमादित्य रशिया से लिया है, जो करंटली अभी सर्विस में है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये क्या कर सकता है, देयर लुक एट सम कैरियर स्टेज, ये क्रू मेंबर ले जा सकता है 1600। कंपार्टमेंट्स में कितने डिब्बे, कितने इसमें घर वगैरह जो बने हुए हैं, 2300। मैक्स स्पीड इसकी आपको 28 नोट्स देखने को मिल जाएगी। क्रशिंग स्पीड आपको 18 नोट्स देखने को मिल जाएगी। आवर 30 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इंक्लूडिंग MiG 29 केस, कमाओ एंड MH-60R चोपर्स के अंदर आ सकते हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्लोज इन वेपन सिस्टम, इसके अंदर वेपन सिस्टम है। फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल है एक इसके अंदर, सीटी स्कैन मशीन भी इसके अंदर है। 2 ऑपरेशनल थिएटर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं विक्रांत के बारे में। तो आपको विक्रांत, आईएनएस विक्रांत मैंने जैसे बताया, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कंस्ट्रक्टिव हुआ था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये आपको याद रखना है, CSL, फॉर द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के लिए। इट इज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया में बना है, इंडिजीनियस मतलब जो इंडिया में बना है, बिल्ड इन इंडिया। इट इज़ नेम्ड विक्रांत एज ए ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट 1961 एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत R1 से इसको नाम दिया गया है। द नेम विक्रांत मीन्स, विक्रांत का मतलब क्या, करेजियस यानी साहसी, साहसी इन संस्कृत। द मोटो ऑफ द शिप का मोटो क्या है इसका, जेमा सैम यूदी स्प्रेंदा, मीन्स आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं उसको मारूंगा जो मेरे अगेंस्ट फाइट करेगा। वो क्या है, ये वार स्ट्रेटेजी के लिए बनाया गया है। अप टू 26 MiG-2K फाइटर जेट्स है। 4 कमाओ K-31 हेलीकॉप्टर, ये जो जब मैंने बताया इसके अंदर आ सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमारे प्री के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेम इसका विक्रांत है, नेम से एक विक्रांत R1 से लिया गया है, R11 से। ऑपरेटर इंडियन नेवी को दे दिया गया है, ऑर्डर्ड हुआ था 2004 में, अब आया है। अब बना है ये बिल्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कॉस्ट इसकी 23,000 करोड़ है। लेड डाउन 28 फरवरी 2009 में इसको लेड डाउन किया गया था। लॉन्च इसको 12 अगस्त 2013 में। एक्वायर्ड कम हुआ है 28 जुलाई 2022 को। स्टेटस क्या है इसका, अब एक्टिव है, अब ये काम करेगा। लेंथ, हाइट वगैरह है, हम पे कोई ध्यान नहीं देना इसमें। क्रू मेंबर याद रख सकते हैं, 196 ऑफिसर, 1499 सेलर्स और एयर क्रू भी इसमें आ सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट।
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है हरियाणा रेरा वांस ब्रोकर्स अगेंस्ट एक्सोर्बिट कमीशन। अब ये न्यूज़ जो है ना, इसमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है रेरा। अब रेरा के बारे में थोड़े से जान लेते हैं। ये एक रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं आप। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, जिसका मतलब है हम प्रोटेक्ट कर सकें होम बायर्स को एज वेल एज हेल्प कर सकें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें किस चीज़ में, रियल इस्टेट यानी कि ज़मीन प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके, उसके लिए इसको बनाया गया है। एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था एक रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के द्वारा। इन ईच स्टेट फॉर रेगुलेशन, ईच स्टेट में इसको बनाया गया है। बॉडी फॉर स्पीडी डिस्प्यूट सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि इससे क्या हो सके हम जल्दी से जल्दी जो डिस्प्यूट रहते हैं ज़मीन के बारे में उसको स्पीडी उनका जस्टिस मिल सके, तो उसके लिए रेरा बनाया गया है। द बिल पास हुआ था राज्यसभा सभा के द्वारा 10 मार्च 2016 में। फिर वो इन्वेस्टिगेट के लिए लोकसभा में गया 15 मार्च 2016 में, इसको फिर पास कर दिया गया। इनेक्टेड हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पास मैंने बता दिया। असेंटेड टू 25 मार्च 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ये। नेक्स्ट आर्टिकल है पोक्सो कोर्ट ग्रांट्स बेल टू वेलियान केस एक्यूज। अब इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पोक्सो। पोक्सो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब देख लेते हैं पोक्सो क्या होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पोक्सो हम इसको बोल सकते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज लॉ इंडिया में बनाया गया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इंडिया के लिए बनाई गई है। द पार्लियामेंट ने पास किया था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस बिल पॉक्सो 2011 में। पहले ये बिल बना फिर ये एक्ट आया। रिगार्डिंग किसकी रिगार्डिंग बनाया है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जो हो रही हैं उसके रिगार्डिंग इसको बनाया गया था। 2012 में इसको लाया गया था। एक गाइडेंस बनाई गई थी, वाज पास बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ये इसके अंदर आता है, आप इसे याद रख सकते हैं। द रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा इसमें रूल्स बनते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के हिसाब से। हैड ऑल्सो बीन नोटिफाइड ऑन नवंबर 2012 एंड द लॉ हैड बीन बिकम रेडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, फिर लॉ को इसको लागू कर दिया गया। देयर हैव बीन मैनी कॉज फॉर द मोर सिग्निफिकेंट, सो इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको। अब देख लेते हैं और कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये एडिटोरियल आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, इससे आपकी वोकेबलरी ठीक हो जाएगी। ये भी वो है जो मैंने अभी बता दिया फर्स्ट पेज पे जो आया था आईएनएस विक्रांत के बारे में, वो सब हमने पहले पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल है नेवीज एनसाइन पेस ट्रिब्यूट टू शिवाजी। यानी कि जो अभी हमने क्या करा आईएनएस विक्रांत में दो चीज़ दी है इंडिया ने नेवी को, एक तो आईएनएस विक्रांत, एक हमारे जो नेवी है उसका झंडा चेंज हुआ है। द न्यू नेवल एनसाइन ऑन आईएनएस विक्रांत इन कोची ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में झंडा चेंज हुआ है। अब झंडे में पहले क्या था, पहले था डिजाइन सीज फोर चेंजेस इन 1950 से 4 बार झंडा चेंज हो चुका है। ट्वाइन ऑक्टागोनल बॉर्डर्स ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द रॉयल सील्स। अडॉप्टेड ए न्यू एंसाइन इंस्पायर्ड बाय द सील ऑफ मराठा किंग छत्रपति शिवाजी। ये देख सकते हैं आप, ये अष्टकोण जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये शिवाजी के उससे लिया गया है, ये शिवाजी से लिया गया है, मराठा के उनसे साइन से लिया गया है, शिवाजी छत्रपति शिवाजी के द्वारा। ये और इसके साथ आपको इंडियन फ्लैग भी देखने को मिल जाएगा। ये अभी इंडियन नेवी को न्यू फ्लैग मिला है, ये आगे भी कवर होगा तो हम इसको आगे भी कवर कर लेंगे, अभी यहाँ के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है G7 एग्रीज टू इम्प्लीमेंट प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। अब देख लेते हैं G7 क्या होता है। G7 कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज है। तो G7 का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 7। ये तो देख के ही पता लग जाएगा। ग्रुप ऑफ 7 इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सारी गवर्नमेंट आके एक साथ बात करती हैं। पॉलिटिकल फोरम है जिसके अंदर आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और यूएस देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर इंडिया नहीं है। यूरोपियन यूनियन इज ए नॉन एनोमरेटेड मेंबर है इसका। इट्स मेंबर्स आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईएमएफ एडवांस्ड इकोनॉमी, यानी कि आईएमएफ के अंदर इसके मेंबर जो हैं उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं। इसके होस्ट आपको इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन देखने को मिल जाएंगे। एब्रीवेशन जैसे मैंने बता दिया G7। पहले इसको हम ग्रुप ऑफ 8 भी बोलते थे, फिर इससे रशिया को हटा दिया गया। अब रशिया को इसको इससे क्यों हटा दिया गया, पहले गाइज हमारे पास क्या थे, 3 ग्रुप थे, G7, G8, G20। G20 और G7 अब है, G8 नहीं है। G8 में रशिया आता था, उसमें इंक्लूड किया गया था तो उसको G8 बोल दिया गया। अब रशिया को 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया वाला रीजन एनेक्स कर लिया, हत्या लिया, तो उसको हटा दिया गया G8 से। पहले इसको G8 ही बोलते थे, अब इसको G7 बोलते हैं। फॉर्मेशन 25 मार्च 1973 में ये बना था। फाउंडर इसके कौन थे, लिबरेरी ग्रुप, जियोर्ज सुल्टस,
और हेलमेट ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब इसके नाम है जिन्होंने इसको फाउंड किया था। फर्स्ट G6 समिट इन्होंने सबने अटेंड की थी। फाउंडेड ये कहाँ पर फाउंड हुआ था? वाशिंगटन में फाउंड हुआ था। टाइप इनफॉर्मल क्लब है। पर्पस का पॉलिटिकल इकोनॉमी है। मेंबरशिप इसकी फंडिंग इसकी मेंबर स्टेट्स जो मेंबर हैं इसमें वो सब इसकी फंडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। रशियन गैस पाइपलाइन टू जर्मनी विद स्टे सेट। अभी क्या हुआ है गाइस, जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ था तो जर्मनी में से क्या होती है, रशिया के में क्या आती है, गैस पाइपलाइन आती है, उससे सारे नेचुरल गैस पास होते हैं। तो अब भी क्या है वो सट है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, वार खत्म नहीं हुआ, वार धीरे धीरे थोड़ा बहुत चल रहा है वहाँ पर। तो उसको लेकर बात ये है कि रशियन गैस पाइपलाइन क्या हुई है, अब भी जर्मनी से क्या है सट है। अब देख लेते हैं रशियन गैस पाइपलाइन ये कौन सी है। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी से रशिया में जाती है। इसमें नेचुरल गैस सारा का सारा जाता है। देख लेते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पेयर्स ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है यूरोप में दैट रन अंडर द बाल्टिक सी से ही चलती है, रशिया में जाती है और जर्मनी में से और रशिया में जाती है। इट इंक्लूड्स द नॉर्ड स्ट्रीम 1 BS के अंदर, 2 BS के अंदर पाइपलाइन रनिंग फ्रॉम ए वेवबोर्न इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया नियर फिनलैंड एंड द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रनिंग फ्रॉम वेस्ट लुगो नॉर्थ वेस्टर्न रशियन नियर इस्टोनिया। इस्टोनिया से नॉर्ड स्ट्रीम 2 चलती है और नॉर्ड स्ट्रीम 1 कहाँ से चलती है, नॉर्दर्न रशिया से, यानी कि फिनलैंड से आपको देखने को मिल जाएगी। कोऑर्डिनेटर देख सकते हैं आप, ये है इसके जनरल डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट साउथ फ्रॉम, मैंने बता दिया रशिया फेडरेशन पासिस थ्रू कहाँ से होती है, गल्फ ऑफ फिनलैंड और बाल्टिक सी से। टाइप इसका नेचुरल गैस ये पास करती है। ऑपरेटर इसके नॉर्ड स्ट्रीम AG है। मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स कौन करता है, यूरोपियन OMK। कमीशन कौन करता है इसको, 8 नवंबर 2011 में इसको कमीशन किया गया था। लेंथ डिस्चार्ज ये सब हमें याद नहीं रखना। कंप्रेशर्स ये सब हमें याद नहीं रखना। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 पहले तो अपन देखिए, अब देख लेते हैं 2। तो कंट्री रशिया जर्मनी से जाती है। पार्टनर्स के गैसप्रोम ये सब पार्टनर देखने को मिल जाएंगे। ऑपरेटर पाइप लेयर याद नहीं रखनी है हमें। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, ये सब अब हमने नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, हाँ ये रहा, इफेक्ट ऑफ रेट इंक्रीजेस अनक्लियर वर्मा। अब इसमें हमें आर्टिकल में ढूंढना है कि हमारे सिलेबस के लिए क्या इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, RBI इसको बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जो डिसाइड करती है ना पूरे कंट्री में बैंक कितना इंटरेस्ट लेंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आर हेल्ड एट लीस्ट 4 टाइम्स, 4 बार इसकी मीटिंग होती है हर साल। स्पेशली एटलीस्ट 1 क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीने में 4 महीने में इसकी मीटिंग होती है। एंड इट पब्लिशेस डिसीजन आफ्टर ईच सच मीटिंग के बाद ये अपना क्या करती है, डिसीजन भेजती है। कमेटी कंप्राइजेस 6 मेंबर्स हैं इसके। 3 ऑफिशियल मेंबर है RBI ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर है इसके जो नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे नीड टू ऑब्जर्व ए साइलेंट पीरियड, ये ऑब्जर्व करते हैं 7 डेज में बिफोर एंड आफ्टर द रेट डिसीजन फॉर द अटमोस्ट कॉन्फिडेंटली। अब देख लेते हैं इसकी कमेटी के जो चेयरमैन है वो शक्तिकांता दास IAS है एक। एग्जीक्यूटिव कौन है इसके, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पार्टनर पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी के द्वारा इसके डिसीजन लिए जाते हैं और उस पर क्या होती है, वोट होती है। करंट मैंडेट ऑफ द कमेटी इज टू मेंटेन 4% एनुअल इन्फ्लेशन अंटिल 31 मार्च 2026 विद एन अपर टॉलरेंस ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस ऑफ 2%। रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट के द्वारा ये बनाई गई है 1934 में। वाज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट के द्वारा इसको अमेंड किया गया था 2016 में। तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं। तो गाइज बस यही आर्टिकल जो थे हमारे आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट थे हमारे सिलेबस से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।